वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय लर्निंग। होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज से एवरी वीक प्राचीन इतिहास से संबंधित वीडियोस अपलोड होने वाला है, जिसमें शामिल किया जाएगा प्राचीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। जो कि ये जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और सिलेक्टेड होंगे और बदलते हुए पैटर्न के अनुसार होंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सवाल तो यहाँ से बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को। इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्नों को शामिल किया है और ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेते हैं हम आज का ये पहला सवाल, जो कि संबंधित है जैन धर्म से। सवाल है, जैन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? यहाँ ऑप्शंस में है कल्पसूत्र, दीपवंश, विनय पिटक या अशोक वदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पसूत्र। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसे किसे लिखा था? तो भद्रबाहु ने लिखा था, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। अगला सवाल है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन। अब ये जो मराठा प्रशासन है, इसके अंतर्गत जो शासक थे वो कौन थे? तो शिवाजी शासक थे, जो कि एक महान शासक थे मराठा साम्राज्य के। देखिए, इन्होंने अपने राज्य में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान नाम की एक केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था को चलाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने कुल 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था और इन सभी मंत्रियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इन 8 मंत्रियों में देखें तो न्यायाधीश थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। इस प्रकार से कुल 8 मंत्रियों को इन्होंने नियुक्त किया था, इसीलिए इसका नाम है अष्टप्रधान, यानी कि 8 मंत्री। यहाँ पर ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसे मैं स्किप करती हूँ। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आया था? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनसोंग। हेनसोंग बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है प्राचीन भारत से। तो हेनसोंग जो थे, ये कौन थे? ये एक चीनी यात्री थे, जो कि भारत आए थे और कुल 15 इयर्स तक ये भारत में ये रहे थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जहां से सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस पुस्तक का नाम था सी यू की। इसमें एक और नाम आप देख रहे हैं, फाहयान है। ये गुप्त काल में आए थे। इसके बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन में इत्सिंग। इत्सिंग आए थे 7वीं शताब्दी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एरन अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सती प्रथा से। आप देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी सती प्रथा के बारे में चैप्टर है, जो कि राजा राममोहन राय के समय में 1829 में इसका उन्मूलन किया गया था। लेकिन इसका जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है और इसका जो काल है वो है 510। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम था गोपराज। उनकी पत्नी का सती होने का उल्लेख किया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा कौन सा कर एकत्र किया जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि कर। तो मौर्य प्रशासन में एक अधिकारी को रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका नाम दिया था सीताध्यक्ष। ये भूमि से संबंधित जितने भी कार्य थे, इसके अलावा जो भी टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे, ये सभी कार्य को देखा जाता था सीताध्यक्ष अधिकारी के द्वारा। अगला सवाल है,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और 10वां। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो कुल 10 मंडल थे और इसमें जो मंत्र थे वो 1028 कुल मंत्र बताए गए हैं। अब इसमें जो ये पहला मंडल है ये संबंधित है देवी देवताओं के वर्णन से, जबकि ये जो 10वां मंडल है इसमें जो 4 जातियां हैं इनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। 8वां सवाल है, पंको सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला कौन सा जुर्माना था? तो ये बहुत ही टफ लेवल का सवाल है। सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये जुर्माना लगाया जाता था, जिसका नाम था पंको सन्नी रोधे। देखिए, ये मौर्य प्रशासन में जो रोड होते थे, सड़क होते थे, उस पर अगर कोई व्यक्ति पानी या फिर कीचड़ फेंकता था, इसके लिए मौर्य प्रशासन में पंको सन्निरोधय नाम का जुर्माना लिया जाता था। अगला सवाल है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य है, सीता का मतलब आप सीता माता ना समझ लें। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी कि राजकीय भूमि से जो भी राजस्व एकत्र किया जाता था, उससे जो आय प्राप्त होता था उसी को सीता कहा गया है। भूमि से, राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसी को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, बौद्ध से संबंधित कुल 4 संगतियों को किया गया था। उसमें जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। ये जितने भी संगति से संबंधित पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखें। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं, संलेखना किससे संबंधित है? तो संलेखना संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। तो जैन धर्म में संलेखना का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जैन धर्म में खुद से इच्छा मृत्यु लेना चाहता है, तो वो मरने से पहले खाना पीना, अन्न जल सभी त्याग देता है और तब तक त्यागता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, और इसी को जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए में 2 लिपियों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मी और यूनानी, और दूसरे में है खरोष्टी और अरमाइक। तो इन 4 लिपियों का अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयालय। तो चोल साम्राज्य का जो उदय हुआ था ये 9वीं शताब्दी में हुआ था और 9वीं से कुल 13th सेंचुरी तक ये चला था। तो कुल 400 वर्षों का इनका साम्राज्य था। अगला सवाल है, मौर्य काल में रज्जुक कौन थे? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, नौसेना अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं। तो मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी के बारे में बताया गया है, जो ग्रामीण जनपदों की देखभाल किया करते थे। अगर हम मौर्य काल के रज्जुक को
सामान्य भाषा में समझे तो जैसे अभी एक जिला में एक डीएम का कार्य होता है जो कि आने वाले भविष्य में आप बनने वाले हैं, तो वही कार्य होता था रज्जुक का, जो कि उस क्षेत्र का राजस्व और न्याय संबंधित दोनों कार्यों को देखता था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, संगम कालीन प्रशासन में मनरम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा की सभा और राजा का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा। तो संगमकालीन प्रशासन में ये जो मनरम शब्द है, ये राजा की सभा के साथ साथ राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, इन दोनों को ही मनरम कहा जाता था। अगला सवाल है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त। तो हुनों ने गुप्त सम्राट के काल में पहली बार आक्रमण किया था, वो था स्कंद गुप्त। इन्हीं के शासन काल में इन्होंने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हुनों के आक्रमण के साथ ही गुप्त साम्राज्य था, उसका धीरे धीरे पतन होने लगा था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। तो सबसे पहले महापरिनिर्वाण का मतलब जब तक आप नहीं जानेंगे, आप इसका सवाल का जवाब कैसे देंगे? महापरिनिर्वाण का मतलब है कि शरीर त्याग करना। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो 483 ईसा पूर्व में, उनकी आयु उस वक्त थी 80 ईयर्स। उस समय उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। कहाँ पर? तो कुशीनगर में, जो कि उस वक्त में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और उनके शरीर त्याग को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कहाँ किया था? कुशीनगर में। अगला सवाल है, अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरि विजय सूरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अकबर एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य बना के रखता था। अकबर ने अपने दरबार में लगभग सभी धर्मों के विद्वान को रखा था। अगला सवाल है, वो चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। अच्छा, यहाँ पर आपसे ऑप्शन में श्रीलंका के जगह सिंघल भी दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय में श्रीलंका का नाम सिंघल हुआ करता था। तो चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने राज्य में उसने मिलाया था। अगला सवाल है, अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पर हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, गुप्त संवत किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत चलाने का श्रेय जाता है। इसके बाद अब अगर देखें कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 275 से लेकर 550 ईसा पूर्व के बीच में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री गुप्त। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये इसके पहले महान शक्तिशाली शासक थे और इनके द्वारा ही गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। और ये जो गुप्त संवत है, इसकी स्थापना हुई थी 319 ईसा पूर्व में। देखिए, संवत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुप्त संवत, एक होता है शक संवत। और इन दोनों संवत के बीच में लगभग 241 ईयर्स का अंतर होता है।
तो यहाँ पर समाप्त होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर 20 में से आपने 18 मार्क्स भी लाया होगा तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 20 में से 15 मार्क्स सिक्योर किया है उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे गए थे वो टफ़ लेवल के पूछे गए थे। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी तब मानी जाती है जब आप किसी विषय से संबंधित टफेस्ट से टफेस्ट सवालों को आप बना सकें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।